हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। ऑल्दो मैंने लिखा है ज्योग्राफी ऑप्शनल, बट ये सबके लिए है। आप कोई भी बंदा आंसर राइटिंग सीखना चाहता है तो ये एक वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। इस वीडियो में हम अच्छा आंसर लिखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हम बुरा आंसर भी देखेंगे कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ये तरीके हो सकते थे, इसमें बुरा कौन सा लग रहा है, अच्छा कौन सा लग रहा है। क्योंकि आंसर राइटिंग जब करते हैं ना हम, 3 स्टेज होती हैं। पहला डिनाइल स्टेज, हम मना कर देते हैं, मैं करना ही नहीं चाहता आंसर राइटिंग। दूसरी स्टेज आती है, मैं लिखना शुरू करता हूं। तीसरी स्टेज आती है, मैं उसको रेक्टिफाई करके अच्छा लिखना शुरू करता हूं। तो हम हर पार्ट पे काम करेंगे और देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ऐसा लिखोगे ऐसा लगेगा, ये कारण है लिखने का तो ऐसा लगेगा, और ये कारण है तो ऐसा लगेगा, और कौन सा बेहतर होता है इंट्रोडक्शन में भी, बॉडी में भी और कंक्लूजन में भी, तीनों पार्ट में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला बात आपके सामने आती है, सबसे पहला जो क्वेश्चन जिसको हम लिखने वाले हैं, क्वेश्चन क्या है? रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये क्वेश्चन आपको लिखना है कितने वर्ड में? 250 वर्ड में। आपको भी पता है सर, पहले तो रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके सोचना कि क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में, और फिर आगे बढ़ना। ये प्रैक्टिस जरूर करना, मैं एडवाइज कर रहा हूं, लेकिन करना। ऐसा मत करना कि कोई बात नहीं बाद में कर लूंगा। प्लीज 1 मिनट के लिए रुक के खुद से सोचना कि क्या लिखोगे, फिर देखेंगे क्या लिख सकते हैं। मैं आपको 3 टाइप के इंट्रोडक्शन बता रहा हूं इस क्वेश्चन के। भाई आपने पढ़ा एनवायरमेंटल फैक्टर इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इसका क्या रोल है? तो अब सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए, एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एज ए कॉन्सेप्ट आप सोचो पहले तो, ठीक है ना। सबसे पहला मेरा फेवरेट होता है कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन। कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन का मतलब कि यहां से कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। तो मैं ये कहूंगा कि जो नीश होती है ना किसी भी स्पीसीज की, वो ये टॉपिक कह रहा है। क्योंकि किसी भी एनवायरमेंट में कोई स्पीसीज डेवलप हो रहा है, वो उसकी नीश है, इसलिए तो डेवलप हो रहा है। और एनवायरमेंटल फैक्टर की बात की है तो एनवायरमेंट में तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर होते हैं। तो आपके अपने कॉन्सेप्ट को ब्रॉडर लेवल पे स्टार्ट करना है। तो मेरा फेवरेट होता है कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन। इसमें क्या लिखेंगे हम? एवरी स्पीसीज ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक इकोलॉजिकल नीश गवर्न बाय बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। आपने पहली लाइन लिखी जिसमें आपने बताया कॉन्सेप्ट के बारे में कि लार्जरली एक नीश के बारे में बात हो रही है और एनवायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। अमंग दीज एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, टोपोग्राफी, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कोई स्पीसीज ग्रो करेगा, थ्राइव करेगा या पेरिश करेगा, क्या होगा उसके साथ। ये कॉन्सेप्चुअल बेस है। आपने ये देखा कि मेरा जो क्वेश्चन है वो किस कॉन्सेप्ट से एसोसिएट हो रहा है, ये सबसे पहले देखा आपने। चलिए अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, और क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते थे? एक इंट्रोडक्शन होता है थीमेटिक बेस, एक होता है साइंटिफिक इंट्रोडक्शन। मुझे इन दोनों को ज्यादा पसंद आते हैं। थीमेटिक बेस एज सच मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपके लिए लिख दिया है, एक बार देख लेते हैं क्या है। थीमेटिक में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, एक्चुअली थीम बेस काम करेंगे, एरिया बेस स्पेसिफिकली बात करेंगे इसमें। प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द अर्थ इज नॉट रैंडम बट शेप्ड बाय द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल इंटरप्ले ऑफ द फैक्टर्स फ्रॉम द इंटेंस सनलाइट ऑफ इक्वेटर टू द चिलिंग विंड ऑफ टुंड्रा। आपने क्या किया? थेमेटिक हो गया ना ये, कि आपने इक्वेटर से लेके टुंड्रा तक की बात की, और आपने बताया है कि प्लांट ब्रोडर लीव से नैरो और निडल शेप लीव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं टू द प्लांटलेस एरियाज। तो स्पीसीज चेंज हो गए। ये आपने थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग की। थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग तब काम आती है जब आपको और कुछ काम नहीं कर रहा। अदरवाइज हमेशा ब्रोडर लेवल से स्टार्ट करो और फिर आप लोअर लेवल पे जाओ। मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दूंगा, उसके इंट्रोडक्शन, बॉडी और जो भी आपका कंक्लूजन होगा उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करके भी जाना, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्चुअल हमने देख लिया। साइंटिफिक क्या हो सकता है इसका? तो इसके पीछे की साइंस देखो आप, कि कौन सा ऐसा टॉपिक है आपके सिलेबस का जो इसके पीछे की साइंस को डिफाइन कर रहा हो। तो ये एक्चुअली बायोज्योग्राफी में डिफाइन होता है। बायोज्योग्राफी डिफाइन करती है टोपोग्राफी को। बायोज्योग्राफी डिफाइन करती है कि कैसे ज्योग्राफी और बायो जो है इंटर रिलेट कर रही है। यहां पे भी कुछ वैसा ही कि प्लांट और एनिमल बायो है, और ये एनवायरमेंट क्या है, ज्योग्राफी है, तो ये बायोज्योग्राफी इसको एक्सप्लेन कर रही है। ये वर्ड आपने आइडेंटिफाई किया। देखो, मैं लेमन जैसे इंट्रोडक्शन नहीं बता रहा आपको, मैं वो इंट्रोडक्शन बता रहा हूं जो जेन्युइनली आपको लिखने चाहिए और एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वरना तो स्टूडेंट्स यहां से लिखना भी स्टार्ट कर सकते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर जो प्लांट और एनिमल के स्पीसीज को डिस्ट्रीब्यूशन को इंपैक्ट करते हैं, विच आर एज फॉलोज।
ये कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, ये रिपीटेशन ऑफ आपका क्वेश्चन ही हो गया, ये आपके क्वेश्चन का रिपीटेशन हो गया है। आपको क्या करना है, साइंटिफिक बेस लिखना, तो आपको बायोज्योग्राफी से बताना पड़ेगा। बायोज्योग्राफी जिसकी स्टडी का मतलब है लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द स्पेस एंड टाइम। ये रिवील करता है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, ये लिमिट करता है स्पीसीज को इन डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। हर स्पीसीज हर एनवायरमेंट में उस लेवल पे ग्रो नहीं हो सकता, दैट यू ऑल्सो नो वेरी वेल, ये आपको बखूबी पता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने यहां पे लिखा फिर वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट, सॉइल कंपोजिशन, एल्टीट्यूड अमंग अदर्स, इट क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिटेट फॉर डिफरेंट स्पीसीज व्हाइल एक्सक्लूडिंग अदर्स, राइट, ये हो गया। तो मेरे हिसाब से ये बेटर रहता है। कॉन्सेप्चुअल इंट्रोडक्शन का मतलब होता है आप एक ब्रॉडर लेवल पे स्टार्ट करो, लार्जरली कॉन्सेप्ट एज एन एनवायरनमेंट समझो कि बायोटिक एबायोटिक दोनों हैं, फिर उसके अंदर जूम इन करना स्टार्ट करो और आपने अपने इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन किया है। लेमैन जैसा क्वेश्चन की ही लाइन को रिपीट करके इंट्रोडक्शन बकवास है, सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। अब हम आगे आते हैं, तो आपने जब इंट्रोड्यूस कर दिया, अब तो हमें ये बताना है ना कि प्लांट पे और एनिमल्स पे किन किन फैक्टर के क्या क्या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो बस अब सब हेडिंग बनाना शुरू कर दो, ठीक है। अब आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आपने सब हेडिंग लिखा लाइट, पॉइंट नंबर 1 आपका लाइट लिखा, आपने एक्सप्लेन कर दिया। पॉइंट नंबर 2 आपने टेम्परेचर लिखा, आपने एक्सप्लेन कर दिया। पॉइंट नंबर 3 आपने वाटर अवेलेबिलिटी, विंड, टोपोग्राफी, सॉइल, ऐसा आपने लिखा और एक्सप्लेन कर दिया। ये एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन आपके पास में यहां क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको ये फील आ रहा है कि सर डायग्राम जैसी कोई चीज बन नहीं पाई है, डायग्राम जैसी कोई चीज नहीं बन पा रही है जो इसको अट्रैक्टिव बना पाए। तो बेहतरीन ये होगा कि आप यहां आगे बढ़ने से पहले एक फ्लो चार्ट बनाओ जिसमें फैक्टर्स लिखोगे आप यहां, ठीक है, और इन फैक्टर्स को आप इस तरीके से फ्लो चार्ट में दिखा दो कि मैंने यहां पे लाइट लिखा है, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं यहां टेम्परेचर लिख रहा हूं तो टेम्परेचर को एक्सप्लेन करूंगा, मैं यहां पे विंड लिख रहा हूं तो मैं विंड को भी एक्सप्लेन, बट ये ऐसे ही करना जो फैक्टर जहां पे लिखा है उसी नंबर के हिसाब से, कि वाटर अवेलेबिलिटी पहले लिखा तो वाटर अवेलेबिलिटी पहले, टोपोग्राफी बाद में तो बाद में, तो मतलब अभी तो चलो लिख देते हैं हम वाटर अवेलेबिलिटी, टोपोग्राफी, सॉयल, ये सब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो इट लुक्स जेन्युइन, आपको पता लग जाता है कि यहां पे ये चीजें होंगी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगा, फ्लो चार्ट कभी भी पॉइंट्स को दिखाने का मेथड नहीं हो सकता। ये तो आप भी सोचते हो कि यार पॉइंट्स को दिखाने के लिए फ्लो चार्ट का यूज करना इज नॉट अ गुड थिंग। फ्लो चार्ट नॉलेज को दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने फ्लो चार्ट को सिर्फ पॉइंट्स दिखाने के लिए यूज किया तो ये आधा अधूरा लगता है। अब आप क्या करोगे यहां पे, लाइट्स, अब पूरा पॉइंट तो लिख नहीं सकते, लाइट्स के बेसिस पे आप क्या कर दो, यहां पे एग्जाम्पल लिख दो। आप क्या करो, यहां पे एग्जाम्पल लिख दो कि भाई आपका फोटो पीरियड जो है, आपका की पॉइंट क्या है लाइट से, फोटो पीरियड, कि सनलाइट कितनी देर रहती है, कितनी देर नहीं रहती है, कितनी सनलाइट आती है, कितनी नहीं आती है। फोटो पीरियड आपने एक वर्ड लिख दिया कि फोटो पीरियड कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा। टेम्परेचर के अंदर आपने क्या कर दिया, डायरनल और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आपने लिख दिया। विंड के अंदर आपको विंड ऑफशोर या ऑनशोर है ये कैरेक्टर्स आपने लिख दिया। वाटर के अंदर आपको लिख दिया कि वाटर अवेलेबिलिटी मोर, मीडियम और लेस। देन टोपोग्राफी में आप लिखोगे प्लेन, प्लेटू और हिली एरिया। सॉइल में आप देखोगे कि आपके पास में फर्टाइल और नॉन फर्टाइल सॉइल, किस टाइप की सॉइल देखने को मिल रही है। मतलब आपने एक पार्ट दिखा दिया, आपने अपने फ्लो चार्ट में ही डायरेक्शन दे दी है कि मैं इस फैक्टर के अंदर इसके बारे में बात करूंगा। तो एग्जामिनर के माइंड में एक इंप्रिंट हो जाता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, और दूसरा ये भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ फ्लो चार्ट बनाने का लॉजिक बन रहा था, आपने सिर्फ अपने पॉइंट्स को दिखाने के लिए फ्लो चार्ट नहीं बनाया है, आपने रेलेवेंट तरीके से इसको दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब तो लाइट है, एक्सप्लेन करेंगे लाइट क्या इफेक्ट करती है, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती है। अब एक चीज समझना, अब आपको अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा। कैसे, आपको यह देखना पड़ेगा कितने ज्यादा डायनामिक तरीके से मैं एनवायरनमेंट पे इंफ्लुएंस दिखा सकता हूं। आपके मन में जैसे ही फोटोसिंथेसिस आया तो हम एक पार्ट में तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं जिसमें हम लैटिट्यूड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑल्सो जो मेरीन आपके पार्ट होते हैं उसमें भी
आपका जो फोटिक जोन होता है वो बायोडाइवर्सिटी को ज्यादा प्रमोट करता है इन कंपैरिजन टू एफोटिक जोन। आपने दोनों ही लैंड मास दिखाए हैं, टेरेस्ट्रियल भी और मैरीन भी। ये आपकी आंसर की डाइवर्सिटी को दिखाता है, ये आपकी प्रेजेंस ऑफ नॉलेज को दिखाता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को दिखाता है। सेम आपने टेम्परेचर के ऊपर बात की। टेम्परेचर में जब आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो टेम्परेचर को एक्सप्लेन करते हुए आपको बताना है कि आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो हमेशा ही टेम्परेचर के इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है ना। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का एक थ्रेशोल्ड रहेगा जिसके अंदर हम काम करते हैं। जैसे कि थिक लीव्स होंगी, लीव्स ड्रॉप डाउन होंगी, नहीं होंगी, नॉक्टर्नल एक्टिविटी होंगी या नहीं होंगी, बोरोइंग एक्टिविटी होंगी या नहीं होंगी, फिजियोलॉजिकल सिचुएशन कैसी होगी। जैसे भाई आप देखो हाइबरनेशन में भी तो चले जाते हैं ना आपके एनिमल्स, इंपैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? सर बिल्कुल हो रहा है। सिमिलरली आपका टेम्परेचर अगर ज्यादा हो रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है तो ब्रॉड लीव्ड से निडल शेप लीव्स पे भी चले जाते हैं। यस बिल्कुल चले जाते हैं। तो इंपैक्ट टेम्परेचर का आपके आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा? वाटर अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट जो पार्ट निकल के आता है आपके पास वो आता है वाटर अवेलेबिलिटी। सिंपल सा डिफरेंस आपको दिखाना है कि आप जब भी वाटर अवेलेबिलिटी की बात करते हो तो क्या होता है? एवरग्रीन फॉरेस्ट टू डेसिडियस फॉरेस्ट टू ग्रासलैंड टू डेजर्ट, ये कन्वर्जन होता है। जिसमें अब आप अपनी नॉलेज को दिखाते हुए ये जरूर मेंशन करोगे कि आपका जो कॉपिन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो एक्चुअली इसी के बेसिस पे है, बी टाइप है या नहीं है। जो बी टाइप है वो सेमी एरिड या एरिड के बारे में बात कर रही है ना। एग्जामिनर को आप ये दिखा रहे हो कि देखो बी टाइप का जो डिवीजन था वो डिवीजन ही ये बेसिस था वाटर, और कॉपिन्स ने क्लाइमेट और वेजिटेशन की तो इंटररिलेशन किया था। तो मतलब यस लार्जरली इट इज इन्फ्लुएंसिंग। मैं क्या कह रहा हूं कि आपने इट इज बेसिकली वाटर अवेलेबिलिटी इज अ लिमिट टू द स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट एग्जिबिट एडेप्टेशन लाइक ज़ेरोफाइटिक सिचुएशन, डीप रूट्स, है ना। फिर आप एग्जांपल्स प्रेजेंट करोगे, अपनी बात जो आपने बोल दी है उसको प्रूव करोगे कि ये तरीका है जिसके थ्रू मैं प्रूव करना चाहता हूं। कुछ लोग कहेंगे कि सर इतनी देर में तो आपने बताया है क्वेश्चन को, आई एम एक्सप्लेनिंग यू 3 introductions. I am explaining you every point. I am not writing. Yes, we have to limit the speed and we have to limit in time. लेकिन यहाँ पे हम अभी explanation पे देख रहे हैं। तो हमने एक परफेक्ट एग्जाम्पल, अब देखो इस एग्जाम्पल से आपको क्या निकल के आएगा? एक छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो। किस चीज का डायग्राम? आप अर्थ सरफेस का डायग्राम बना के और यहां पे दिखा सकते हो कि वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश टाइप, सेंट्रल मतलब मेडिटेरेनियन टाइप, फिर आपका सेंट्रल मार्जिन जो कि ग्रासलैंड्स होते हैं, और फिर आपका डेजर्ट नजर आता है। आप दिखा सकते हो इसको बिल्कुल 100%। फिर आपके पास में आता है विंड एज ए फैक्टर। विंड इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को? ट्रांसपिरेशन को, ग्रोथ को, और आपके लैंडस्केप पे ड्वार्फ वेजिटेशन होगा नहीं होगा, किस टाइप का होगा, ऑफशोर विंड होगी या ऑनशोर विंड होगी, इसके बारे में बात कर लोगे। इसीलिए तो जो वेस्टर्न मार्जिन होता है कौन सा? कोल्ड टेम्परेट का, अच्छी खासी रेनफॉल रिसीव करता है वो। फिर टोपोग्राफी के बारे में बताओगे आप कि टोपोग्राफी जब चेंज होती है तो आपका टेम्परेचर चेंज होता है, आपका ह्यूमिडिटी का अमाउंट चेंज हो जाता है, और जब ये चेंज होता है तो आपका फिर क्या होगा? ओरिएंटेशन चेंज हो गया, और ओरिएंटेशन के साथ साथ में आपका वेजिटेशन भी चेंज हो गया। तो एक जोन बन गया ना। और यहां पे क्या एक्सप्लेन करोगे आप? यहां पे ये एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे आप बात करोगे स्नो लाइन की, ठीक है ना। और यहां एक चीज बताओगे आप कि नाउ ए डेज, स्नो लाइन लिख के आप बताओगे कि नाउ ए डेज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज द स्नो लाइन इज मूविंग ऑन अपवर्ड साइड, है ना, क्योंकि स्नो धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो अब स्नो लाइन ऊपर मूव कर रही है तो ट्री लाइन भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ट्री लाइन अब ऊपर की तरफ मूव कर रही है। दिस इज द रिलेवेंट एग्जांपल जो आप यहाँ पे फिर से प्रेजेंट कर दोगे, और बहुत अच्छे से आप यहाँ पे माउंट एवरेस्ट दिखा सकते हो, जिसपे कि आप ये कर सकते हो अर्लियर स्नो लाइन एंड प्रेजेंट स्नो लाइन, बस दिखा दिया आपने। फिर सॉइल के ऊपर बात करोगे, सॉइल का टेक्सचर, उसमें कैसी पीएच है, ह्यूमिडिटी कितनी है, आपका ह्यूमस कंटेंट है या नहीं है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये है या नहीं है। न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में बात करोगे, और आप ये बताओगे कि जो ये न्यूट्रिएंट सब है ना, ये न्यूट्रिएंट साइकिल पे डिपेंड करते हैं, और न्यूट्रिएंट साइकिल आपके विंड पे, आपके वाटर पे, आपके ग्लेशियर पे कितना इरोजन और कितना डिपोजिशन हो रहा है, अल्टीमेटली उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप बताओ फिर से क्या हुआ? आपने एक रेलेवेंट एग्जांपल दिया और ये बताया कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है ना।
अब आप इसको कंक्लूड करोगे क्योंकि 250 वर्ड में लिखना था आपको, ठीक है। कंक्लूड करने के भी 3 तरीके होंगे। एक सबसे आसान तरीका है जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन सबसे पहले वही बता देता हूं, समरी बेस्ड कंक्लूजन। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो ऊपर लिखा है उसको एक समरी की फॉर्म में कंक्लूड कर दो, लेकिन ये मार्क्स फेचिंग नहीं होता। लास्ट इंप्रेशन, लेकिन वो अच्छा नहीं छोड़ोगे तो एग्जामिनर के माइंड में जो ऊपर वाली की गई मेहनत है वो कहीं ना कहीं तो डाउन हो ही जाएगी। तो यहां पे क्या है, टू सम अप, एनवायरमेंटल फैक्टर आर फंडामेंटल इन शेपिंग वेयर एंड हाउ एंड plant and animals exist from the micro habitat to the of the soil layer to the global biogeographical realms. Every species have the presence of some factors एंड देन वो टॉलरेंस, अडेप्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल फिट के हिसाब से आ जाते हैं। ये आपने कंक्लूड कर दिया कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, रॉन्ग कंक्लूजन, ठीक है। इट इज नॉट इंपैक्टफुल। मेरे हिसाब से अगर आप बेस्ट कंक्लूजन लिख सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो, तो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के हिसाब से जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के हिसाब से कंक्लूजन होना चाहिए। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या कहता है कि एनवायरमेंट, वेजिटेशन, प्लांट आज के टाइम पे क्या कुछ चल रहा है। क्लाइमेट चेंज चल रहा है, और अगर ऐसे ही चेंज होता रहा तो हमें ये पता है कि हमारे नेचुरल लैंडस्केप अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे। हिमालयस में कितने लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कितना ज्यादा फॉरेस्ट फायर हमें देखने को मिल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि एनवायरमेंट चेंज होने से इनको नुकसान हो रहा है? और अगर नुकसान हो रहा है तो यू मस्ट बी कंसर्न्ड अबाउट इट। तो एज द क्लाइमेट कंटिन्यूज टू चेंज, द ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्टर नेचुरल लैंडस्केप्स। ह्यूमन एक्टिविटी नेचुरल लैंडस्केप्स को ऑल्टर कर देगी, और जब अल्टर कर देगी तो ये क्या करेगी, बेसिकली एनवायरमेंटल कंट्रोल्स को बेसिकली अपने हिसाब से फिर स्पीसीज को अडेप्टेबिलिटी शो करनी पड़ेगी। भाई अगर डिजास्टर आ गई है तो मेरे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो उस डिजास्टर के हिसाब से, हीट वेव के हिसाब से मैं अडॉप्ट कर लूं, या फिर आई विल नॉट सर्वाइव, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है ना। तो अब आप क्या लिखोगे कि भाई जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज की स्पीड हो रही है, बायोलॉजिकली उतना अडेप्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अडेप्टेबिलिटी होती है, बट आपने कंक्लूजन में क्या लिखा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे नए स्पीसीज अडेप्टेबिलिटी पे जाएंगे, लेकिन जिस रेट से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस रेट से अडेप्टेबिलिटी इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाई it's a good thing environmental factor are impacting and designing, but unfortunately the environmental change which is happening at a faster pace will be disastrous for these all species as well as plant and animal। मतलब species, plant and animal लिख दोगे, और ये तरीका होगा कंक्लूड करने का, ठीक है। और बहुत बढ़िया होगा अगर आप एग्जाम्पल दे दो। तो क्या एग्जाम्पल दोगे, यू कैन इवन टेक एग्जाम्पल ऑफ मेरीन स्पीसीज लाइक कोरल्स, जिसमें 70% वर्ल्ड कोरल्स ब्लीच हो चुके हैं या अंडर थ्रेट है। बस हो गया। तो आपने समझा कि आप हर जगह अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हो, आप हर जगह एक प्लानिंग से काम कर रहे हो और एक तरीके से कंक्लूड कर रहे हो। एक और होता है कॉज एंड इफेक्ट कंक्लूजन, ठीक है ना, कि ये होगा तो ये हो जाएगा। कॉज एंड इफेक्ट है ये कॉज एंड इफेक्ट कई बार कंटेम्परेरी जैसा बन जाता है, कई बार नहीं बनता। एनवायरमेंटल फैक्टर एक्ट एज अ बोथ फिल्टर एंड फैसिलिटेटर फॉर लाइफ। वेयर कंडीशंस आर ऑप्टिमल, लाइफ फ्लोरिश, एंड वेयर दे आर हार्श, द स्पीसीज ईदर अडॉप्ट, माइग्रेट और वेनिश। आपने क्या किया है, आपने बोला कि सर एनवायरमेंटल फैक्टर अच्छे हैं तो ये हो जाएगा, बुरे होंगे तो ये हो जाएगा। हो गया कंक्लूजन, कॉज कुछ हुआ, उसका इफेक्ट कुछ हो गया, और आपने बता दिया, ठीक है। अब ये कैसा भी हो, जैसे आपसे पूछा गया कि क्या इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, तो आपने सारा कुछ लिखा। डेमोक्रेसी अगर मेंटेन रही तो लोग अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, नहीं रही तो आप खत्म कर दोगे। लेकिन कंटेम्प्रेरी इश्यूज के अंदर आप उठाओगे तो डेमोक्रेसी के अंदर पीपल्स के वोटिंग राइट के ऊपर जब सवाल उठता है तो इलेक्शन कमीशन मस्ट जस्टिफाई कि ईवीएम अच्छे हैं। दिस इज कंटेम्प्रेरी, आप समझ रहे हो। और कंटेम्प्रेरी मेक मोर सेंस, इसलिए कंक्लूजन में कंटेम्प्रेरी पे बात करता हूं, वो आपको मस्ट ऑप्ट करना चाहिए। अब आपके लिए क्या क्वेश्चन है, रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी इनटू द एनवायरमेंट। क्लाइमेट चेंज का इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइवर्सिटी इनटू द एनवायरमेंट पे क्या रोल है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। स्लाइटली डिफरेंट बट ऑन द सेम थीम। ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
आई विल टेल यू कि आप ये टेक्निक समझ पाए या नहीं समझ पाए। एंड इफ यू वांट कि यार एक सर डेली बेसिस पे एक आंसर राइटिंग हो जाए तो मजा आ जाएगा, तो यू कैन इवन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। हम डेली बेसिस पे कुछ कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि मैं एक दिन पहले दिन पोस्ट के थ्रू आपको क्वेश्चन दे सकता हूँ और अगले दिन हम उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, हम ये कर सकते हैं। डू लेट मी नो इफ यू फील इट विल बी राइट एंड यू विल बी एक्टिव, क्योंकि आप बोलोगे तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आप लिखोगे तभी मजा आएगा। मेरे अकेले के बताने से थोड़ी कुछ होगा। ठीक है, इस सेशन की पीडीएफ को आप इस टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन अप्रोच मी। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस।